यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है चैप्टर का, वो विभागीय उपक्रम है। ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होती है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले एंड मैं और भी वीडियोस जो है अनदर चैप्टर्स के अपलोड करती रहूँ। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक विभागीय उपकरण। सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने का सबसे अधिक प्रचलित स्वरूप माना जाता है। सार्वजनिक उपक्रम मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की एंटरप्राइज होती है, उन एंटरप्राइज को चलाने के लिए सबसे अधिक उपकरण जो माना जाता है वो हमारा है सार्वजनिक गवर्नमेंट उपकरण। ठीक है, ये उपक्रम अनिवार्यतः पूर्ण रूप से सरकारी, केंद्रीय, राज्य, स्थानीय स्वामित्व पर नियंत्रण में होते हैं। और ये जो एंटरप्राइज होते हैं ये डायरेक्ट इसको हैंडल जो करता है वो हमारे केंद्र सरकार करता है, राज्य सरकार करता है या उस जगह की स्थानीय सरकार करती है। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट में जो भी सरकार होगी और वो जो सरकार होगी उन एंटरप्राइज को क्या करेगी, चलाएगी, उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, स्वामित्व नियंत्रण में होते हैं और इनका प्रबंध उपकरण से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखो, ये इनका जो स्वामित्व और नियंत्रण जो होता है वो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार करती है और इनका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो करता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, हमारे मंत्रालय द्वारा। ठीक है, विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, होता है। मतलब जो विभागीय सचिव होता है, जो डिपार्टमेंट वाइज जो इनका सचिव माना जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हमारा कौन होता है, इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है, जो मंत्रालय के निर्देशन और नियंत्रण में काम करता है। और जो मंत्रालय फॉलो रूल्स बनाएगा उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो होगा ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है काम करता है। प्रतिवर्ष इनका बजट बनता है जिसकी स्वीकृति सरकार से ली जाती है। मतलब हर साल इनका जो अलग अलग बजट बनाया जाता है कि इस साल इनको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना उनको काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी बजट बनती है। ठीक है, और उस बजट के अनुसार उसको स्वीकार करके ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इन उपक्रमों के वर्ष भर के कार्यकलापों, प्रगति माने संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार करके संसद विधानसभा में प्रस्तुत की जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि हर साल जो भी इनका डॉक्यूमेंट के थ्रू जो भी अकाउंटेंसी वगैरह ये सब जो भी डिटेल्स आती है, इन सारी डिटेल्स की रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इनका कितना लाभ हुआ, कितना इनको नुकसान हुआ, सारी चीज़ों के वर्क को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं लोग, संसद या विधानसभा में दिखाते हैं। विभागीय संगठन से संबंधित मंत्री विभाग की सफलता व असफलता के लिए संसद विधानसभा में जवाबदेह होता है। देखो क्या करें कि विभाग के संगठन से संबंधित जो भी क्या कहते हैं, सफलता हुई है, असफलता, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उनको कोई भी नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए उन्हें संसद विधानसभा में जवाब देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, मंत्री को। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों के विभागीय प्रारूप की स्थापना सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं के लिए की जाती है। देखो क्या कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो बनाई जाती है उसको जो इस्टेब्लिश करती है सरकार, वो इसीलिए करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, वो ह्यूमंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना चाहती है, वो प्रॉफिट की अर्निंग के लिए ज़्यादा काम नहीं करती है। ठीक है, भारत में विभागीय उपकरणों के रूप में स्थापित मुख्य विभाग इस प्रकार है कि भारत में बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऐसे क्या कहते हैं विभाग इस्टेब्लिश कर रखी है, ऐसे एंटरप्राइज इस्टेब्लिश कर रखी है जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको देख सकते हो भारतीय डाक तार विभाग, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, ये ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, इनके लिए ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप ये जो तार होते हैं एक जगह से दूसरी जगह आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे चिट्ठी थ्रू, पत्र के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे से डाक तार विभाग गवर्नमेंट ने हर जगह के हर स्टेट में लगा रखी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ता है लोगों को। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्या कहते हैं विभाग मिल जाएंगे। जैसे आपका आता है जिसका संचालन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। देखो कि अब इनका जो संचालन होता है कि इसको कौन कम्युनिकेशन करता है, संचार मंत्रालय द्वारा। कि संचार मतलब होता है कि कम्युनिकेशंस करना। ठीक है, कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे भी हम क्या कहते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, तो उनका भी एक डायरेक्टर होता है, एक हमारा हेड होता है जो उसको क्या करता है, चलाता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि जिसका संचालन जो है संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा आगे भारतीय रेलवे, आप देखते हो रेलवे जो होती है बहुत लो कॉस्ट होती है, जिसमें लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और बहुत कम में लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो होते हैं जिसको हैंडल कौन करता है, हमारा रेल मंत्रालय द्वारा करा जाता है इसको हैंडल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे एंटरप्राइज होते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं और उसको इस्टेब्लिश को कौन हैंडल करता है, उसके अकॉर्डिंग उनके मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विभागीय उपक्रमों की विशेषता। क्या क्या फीचर्स है इसके, क्या क्या फायदे। पहला फायदा तो यह है कि इसकी स्थापना गवर्नमेंट के थ्रू होती है, ठीक है, तो इसको डिले नहीं करा जाता स्थापना करने के लिए। इनकी स्थापना एक सरकार विभाग के रूप में सरकार द्वारा की जाती है, कि देखो इनकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा, ठीक है। और सरकार ही अलग अलग विभाग बनाती है, अलग अलग एंटरप्राइज बनाती है, और प्रत्येक सरकारी विभाग को एक विशेष मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट जो भी एंटरप्राइज को खोल रही है, उन एंटरप्राइज को सरकार जो है एक विशेष मंत्रालय के साथ जोड़ देती है कि इस एंटरप्राइज को ये मंत्रालय हैंडल करेगा, ठीक है। और वही एंटरप्राइज के थ्रू जो भी उसमें काम चल रहा है, अगर वो काम सही से नहीं होता है तो उस मंत्रालय को उसको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। स्वामित्व, ऑनरशिप इसका कौन होता है, हमारा सरकार होता है, क्योंकि सरकार के हाथ से ही ये चलता है, सरकार इसमें पूरी देखरेख करता है। तो सब चीज़ जो हैंडल वगैरह जो करेगा वो कौन करेगा, हमारा सरकार करेगा, ठीक है। तो इन उपक्रमों पर अनिवार्यता पूर्ण सरकारी स्वामित्व होता है, कि पूरी तरीके से सरकार का स्वामित्व है, सरकार का ही अधिकार है इस पर, ठीक है। प्रबंध कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, इनका प्रबंध उपकरण से संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनका जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी एंटरप्राइज खोला है सरकार ने, उस एंटरप्राइज को एक मंत्रालय के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वो भी जो भी मैनेजमेंट करेगा वो हमारा मंत्रालय करेगा, ठीक है। विभागीय सचिव इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी माना जाता है, कि जो भी विभाग का जो भी हमारा सचिव होगा वो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, कि वही सारे काम को देखेगा और उसको जाँच पड़ताल करके रखेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग की कहाँ से लोग करते हैं। इनकी वित्त व्यवस्था पूर्णतः सरकार द्वारा सामान्य बजट के माध्यम से की जाती है, कि सरकार हर साल इनका बजट बनाती है और जितना बजट इनको चाहिए होता है उस बजट के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं, ठीक है। इन्हें जनता से उधार लेने की अधिकार नहीं है, क्यों, क्योंकि सरकार ने इन पर रोक लगा रखी है, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर इनको इमरजेंसी वगैरह पड़ जाती है तो ये जनता से उधार ले सकती है, ठीक है। ये जो होते सरकारी खजाने से ही अपना ज़्यादातर जो होता है अपने बजट को संभालते हैं, ठीक है। तो ये उपकर अपने दैनिक खर्चों के लिए सरकारी खजाने का ही निकलवाते हैं। सरकारी खजाना मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो पैसे हैं, जो भी टैक्स वगैरह जो हम पे करते हैं, पब्लिक पे करती है, वो उन्हीं में से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं। उन्हें अपनी आय की सरकारी खजाने में जमा करवानी पड़ती है, कि जो भी इनको अगर प्रॉफिट हो रहा है, जो भी इनको फ़ायदा होता है, वो भी सरकार को इन्हें देना पड़ता है, ठीक है। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स क्या होते हैं, इन उपक्रमों में नियुक्तियां यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन लीड स्टाफ की सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाती है। देखो इनकी जो नियुक्ति होती है, अगर हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है तो इनके लिए हमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। इनमें हम स्टाफ को डायरेक्ट भर्ती नहीं कर सकते। इन विभागों में अपने स्वयं के स्टाफ चयन बोर्ड भी हो सकते हैं, मतलब खुद को अगर हमें स्टाफ के चुनने की ज़रूरत है तो हमें पहले इसके कहते हैं फॉर्म को या इसके पोजीशन पे जाना ज़रूरी होगा। जैसे रेलवे में नियुक्ति के लिए रेलवे सेवा कमीशन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको रेलवे सेवा में आपको क्या कहते हैं जॉब वगैरह मिल सकती है या आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकता है, ठीक है। और जो भी विभागीय उपकरण के जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्यों, क्योंकि वो सरकार के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सरकार के अंदर काम करते हैं, तो इसलिए उनको सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट कहता है पृथक अस्तित्व नहीं होता, नो सेपरेट एक्सेंस। इन उपकरणों का पृथक अस्तित्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सकती है, ये अपने नाम में संपत्ति नहीं रख सकती, ना ही सरकार की अनुमति के बिना किसी पर मुकदमा कर सकती है, ना ही इन पर मुकदमा किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार के हैं, ठीक है। तो ये अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, किसी तरीके की पैसे नहीं रख सकते, ठीक है। ये सरकार की अनुमति के बिना किसी पर केस नहीं कर सकते, ठीक है, सूट नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते। तो इस और कोई भी पर्सन या कोई भी ह्यूमन जो है इस कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एंटरप्राइज होती है। सातवां हमारा क्या कहते हैं प्रशासनिक स्वतंत्रता। इन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि ये सरकारी विभाग के रूप में होते हैं। इन्हें संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बना रहता है। क्यों, क्योंकि जब ये एंटरप्राइज स्टैब्लिश होती है तो गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है, ठीक है। गवर्नमेंट जब इसको स्टैब्लिश कर रही है तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इस एंटरप्राइज को स्थापना करने में लगते हैं, तो इसीलिए सरकार जो होता है पूरी तरीके से इस एंटरप्राइज में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी कंपनी में सरकार जो होता है अपना हाथ डाल रही है, सरकार देखरेख कर रही है, तो उसे हस्तक्षेप कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो संचालन है, जो भी कम्युनिकेशन चला रहता है, जो भी काम वगैरह चलता है, सरकार के थ्रू ही चलता है। अब इसके क्या फायदे, विभागीय उपक्रमों के लाभ, ठीक है। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स,
सरल स्थापना, इजी फॉर्मेशन, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत इजी है, बहुत इजी वे में ये बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इन उपक्रमों की स्थापना बहुत सरल है, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की रूल्स के अकॉर्डिंग स्थापित होती है, तो इसीलिए इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार ही तो इसको इस्टेब्लिश कर रही है ना। तो क्योंकि इनकी स्थापना के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी डॉक्यूमेंट फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मात्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश से ही इनकी स्थापना हो जाती है। कि पर सरकार ने जो आदेश दिया, उसी आदेश से ये जो हमारा एंटरप्राइज है उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कहते हैं प्रभावपूर्ण नियंत्रण, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग हमारे गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो इस पर नियंत्रण जो होता है पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण रहता है। ठीक है, इन उपक्रमों का प्रबंधन संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ये कार्य शिक्षित एवं प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिश करते हैं तो इसमें जो भी कार्य वगैरह जो होता है वो बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, इसमें जो भी शिक्षित और प्रशिक्षित उससे हेड लोग जो होते हैं इसमें काम करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है सरकारी आय में वृद्धि। इससे क्या होता है, सरकार की आय में वृद्धि होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी इनको प्रॉफिट वगैरह होता है, जो भी इनका बजट बनता है, उस बजट को भी इनको सरकार को दिखाना पड़ता है। ठीक है, और जो भी इनका जो आय वगैरह मिलती है, ये भी आय सरकारी खजाने में इनको जमा कराना पड़ता है। ठीक है, तो उपकरणों की गतिविधियों से आय सरकार की ही आय होती है, अतः उन उपकरणों से प्राप्त आय की मदद से सरकार का कुल आय में वृद्धि होती है, क्योंकि सरकार जब कुल आय में वृद्धि होती है तभी तो सरकार इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में हमारे क्या कहते हैं पब्लिक की मदद करता है या इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कर भार में कमी। देखो क्या करे, सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जनता पर कर लगा देती है। क्या करते हैं कि जब आप देखते हो कि मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस गिर जाती है, ठीक है, सपोज प्राइस गिर गई है तो लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सरकार क्या करता है कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार को ज़्यादा आय होने लगती है। ठीक है, तो सरकार क्या करता है, जब सरकार को खर्चा ज़्यादा लगने लगता है तो सरकार अपने उन खर्चों को पूरा करने के लिए पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा देती है, और जब पब्लिक से उन टैक्सों के थ्रू उनको जब बेनिफिट होने लगता है, वो पैसा उनको अर्निंग होने लगती है, तो सरकार टैक्स को ख़त्म कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, तो जब विभागीय उपक्रमों से आय होने लगती है तो सरकार की आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार आम जनता के कर के भार में कमी कर देती है, फिर टैक्स जो होता है वो कम कर दिया जाता है। तो पांचवा पॉइंट कहता है सरल वित्त व्यवस्था, क्योंकि वित्त व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वित्त व्यवस्था करना बहुत सरल होता है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंसिंग जो डाली जाती है वो सरकार ही देखती है, सरकार ही इसमें पूरा रोल निभाती है पेमेंट कैपिटल लगाने का। ठीक है, कैपिटल को क्या कहते हैं कितना इन्वेस्ट करना है इनको, तो ये सारा चीज़ जो देखती है वो सरकार करती है। ठीक है, फंडों का उचित उपयोग, ये इनको पता है कि ये फंड जो होते हैं इनको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। ठीक है, इनको कितना कैपिटल लगाया गया है सरकार ने, ये सारी चीज़ें ये गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए लोग सही जगह पे इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। इन उपकरणों की सभी गतिविधियाँ सरकारी अनुमति से की जाती है तथा उन पर अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात फंडों के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, कि जो भी फंड सरकार लगाती है तो इन फंडों का ये लोग गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती कोई भी एंटरप्राइज। अब इनके विभागीय उपक्रमों की सीमाएं, इनकी हानि क्या क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग। पहली बात ये हानि कि इसको जल्दी से कार्रवाई नहीं कर सकते, कार्रवाई में कमी होती है, क्योंकि इतने सारे इसमें डिपार्टमेंट है कि इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिसीजन लेने में ये लोग लैक हो जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था तथा अत्यधिक औपचारिकताओं के कारण प्राय निर्णय लेने में देरी होती है। औपचारिकता मतलब सरकार की इतनी पॉलिसी है, इन पॉलिसी को फॉलो करते करते ये लोग एक्शन लेने भूल जाते हैं, एक्शन लेने में इनको देरी हो जाती है। ठीक है, निर्णय लेने में देरी होते परिणामतः शीघ्र कार्यवाही नहीं की जा सकती, कि अगर इनके कोई काम में डिले हो जाता है इस वजह से, तो ये लोग ज़्यादातर क्या है कि औपचारिकताओं को पूरी करने में लग जाते हैं। यही कारण है कि अनेक लाभ के अवसर इनके हाथ से निकल जाते, कि ये लोग ज़्यादातर प्रॉफिट इस वजह से नहीं कमा पाते। सेकेंड पॉइंट कहता है लोचशील की कमी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे इसमें नियम है, बहुत सारे ऐसे कानून है, क्योंकि जब कानून ही इसमें इन्वॉल्व है तो ये लोग में क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, कठोर सरकारी नियमों के कारण लोचशीलता में कमी रहती है, जबकि एक उपकरण के सफल संचालन के लिए लोचशील का होना बहुत अति आवश्यक माना जाता है। कि आपको पता है कि कोई भी हमारा एंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो होती है वो ग्रोथ नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती तो इनका जो संचालन है, इनको काम करने में क्या हो जाता है, लैक हो जाता है, बहुत देरी हो जाती है। प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ इंसेंटिव। देखने से ऐसा लगता है कि अधिकारियों को प्राप्त शक्तियाँ उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। देखने से तो ऐसा लगता है कि सारी गवर्नमेंट है, सारी इसमें हमारी क्या कहते हैं
सरकारी उपकरण में जितने भी हमने देखे कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे को क्या कहते हैं अच्छी पावर्स दी गई है, सिर्फ देखने के लिए कहा गया, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनको जब इन शक्तियों का इस्तेमाल जो होता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर ही करना पड़ता है, गवर्नमेंट के रूल्स को देख कर ही करना पड़ता है, और शक्ति से प्रेरित होकर वो उपकरण की आय को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इनके पास बहुत अच्छी पावर तो है, पावर का इस्तेमाल करके अच्छे ये लोग इनकम को जनरेट कर सकते हैं। पर लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज के उपकरणों में अधिकारियों की शक्ति नामात्र की होती है। लेकिन आपको देखा है कि शक्तियाँ दिखाने के लिए है, बोलने के लिए, लेकिन इनके पास जो शक्तियाँ जो होती हैं ये अधिकतम करने का प्रयास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर होते हुए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है प्रतियोगी भावना की कमी होती है, क्योंकि इनमें कॉम्पिटिटर नहीं होते, ये खुद क्या कहते हैं पब्लिक को क्या कहते एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इनको प्रॉफिट अर्निंग करने का कोई मोटिव नहीं होता, इस वजह से लैग कर देते हैं अपने क्या कहते हैं प्रतियोगिता करने में, ठीक है। प्रतियोगिता की कमी तथा लाभ के उद्देश्य ना होने के कारण उपकरण हो रही हानियों की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइज होती है जो पब्लिक सेक्टर के लिए मतलब पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, तो और उनके कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते, इनको कोई मतलब नहीं होता कि अगले क्या कहते हैं एंटरप्राइज से उनको कोई कॉम्पिटिशन करनी है या अगली ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंपटीशन करनी है, तो इस वजह से ये लोग जो होते हैं वहाँ पे लैक हो जाते हैं और ये लोग किसी से कंपटीशन नहीं करते, तो इनको कोई प्रॉफिट अर्निंग का भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। कर भार में वृद्धि हो जाती है, इनकी भारी हानि की दशा में विभागीय उपकरणों की हानियों का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। इसकी भरपाई करने के लिए सरकार आम जनता पर टैक्स लगा देती है कि जब गवर्नमेंट एंटरप्राइज को क्या हो जाता है लॉस होने लगता है, तो सरकार क्या करती है, सरकार का जो गवर्नमेंट खजाना है उस खजाने में से सरकार क्या कहते हैं एंटरप्राइज में लगाती है, और जब खजाने में से पैसा ये लोग निकालते हैं सरकार, तो सरकार क्या करती है पब्लिक के ऊपर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है, तो पब्लिक को टैक्स बियर करना पड़ता है, जो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा लॉस का कारण बन जाता है। छठा पॉइंट कहता है अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इंक्लूड होते हैं, जितने भी हमने पार्टी देखो सारी गवर्नमेंट की होती है, तो इस वजह से इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है। लाल फीताशाही, इसमें आपको देखोगे कि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को ही इंक्लूड होना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा कागजी कार्रवाई ये सब जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अत्यधिक कागजी कार्रवाई था काम को कनार निपटाने की आदत से लाल फीताशाही बढ़ती है। देखो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कार्रवाई होती है, जो काम जो होते हैं लोग जल्दी नहीं निपटाते, क्योंकि इनको कोई मोटिव नहीं है, इनको प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं है, इनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि इनके डॉक्यूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनते रहते हैं, जिसे हम लाल फीताशाही कहेंगे। जैसे एक डॉक्यूमेंट में सब काम को पेंडिंग करके उसको बांध कर कहीं रख दिया गया, ठीक है, तो उसे लाल फीताशाही कहते हैं। तो लाल फीते में बंधी हुई फाइलों का ढेर लग जाता है और कोई भी काम निपटने में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आता है विभागीय उपकरणों की उपयोगिता। क्या क्या इसकी उपयोगिता है पहले ही पढ़ते हैं। यूटिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग्स, जहां सार्वजनिक हित में पूर्ण सरकारी नियंत्रण आवश्यक हो। यहाँ पे जो भी सार्वजनिक हित है इसमें सरकार का ही नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है, सरकार ही देखरेख करती है। जहाँ गोपनीयता की अहम भूमिका, जैसे सुरक्षा उद्योग, देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे गोपनीयता की बहुत ज़रूरी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं एक दूसरे को कोई भी बात शेयर नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सुरक्षा उद्योग जो है ये ऐसी इंडस्ट्री है या ऐसा हमारा एंटरप्राइज है जो क्या कहते हैं गोपनीय को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। जहाँ सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा उपलब्ध करवानी और निजी क्षेत्र की भागीदारी शून्य हो। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट एंटरप्राइज को इतना इस्टेब्लिश करते हैं, इतना ज़्यादा ओपन करते हैं ताकि इनको पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सके, और जो निजी प्राइवेट कंपनी वगैरह जो है हमारी एंटरप्राइज उनको खोलने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे इनकी भागीदारी जो होती है वो शून्य होती है, क्योंकि इसमें निजी एंटरप्राइज को ओपन नहीं करा जाता। जहाँ अधिक पूंजी निवेश होता है तो लाभ की कोई गारंटी ना। देखो यहाँ पे क्या इन्वेस्ट तो ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनको लाभ की कोई गारंटी नहीं होती, इनको कोई मतलब नहीं कि लाभ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है वैधानिक सार्वजनिक निगम। अब हमारा वैधानिक सार्वजनिक निगम में क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है और किस तरीके से ये काम करती है इसके बारे में जानते हैं। सार्वजनिक निगम निगमित उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। देखो सार्वजनिक निगम जो होती है निगम निगमित उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। निगमित मतलब होता है कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो करके ही किसी एंटरप्राइज को या किसी भी पब्लिक ऑपरेशंस को हमें क्या कहते हैं इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है।
इनकी स्थापना संसद विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। देखो, इसको स्टैब्लिश करने के लिए भी हमें संसद में जाना पड़ेगा। विधानसभा के जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो भी अधिनियम हो, जो कानून बनाया जाएगा, उस कानून के अकॉर्डिंग हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। अधिनियम द्वारा इनके प्रबंध एवं संचालन संबंधी विधियों की व्यवस्था की जाती है। देखो, जो भी इनके अधिनियम, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, उस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं, और जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे उन रूल्स रेगुलेशंस को पालन भी इनको करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी शक्तियां विशेष अधिकार को निर्धारित किया जाता है। देखो, इनकी जो शक्तियां होती है, जो भी उनके अधिकार दिए गए, इन अधिकारों को भी निर्धारित करा जाता है कि इसको इतने अधिकार दिए गए और इन्हीं अधिकार को फॉलो करके ये काम को कर सकता है। उससे ज़्यादा कोई भी अधिकार इनको नहीं दिए जाते। तथा अन्य सरकारी विभागों, मंत्रालयों के साथ इनके संबंधों को स्पष्ट किया जाता है कि इनके क्या क्या संबंध है, इनको क्या क्या अधिकार दिए गए, बाकी डिपार्टमेंट को भी ये बताया जाता है। सार्वजनिक निगमों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। देखो, ये सार्वजनिक निगमों का क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकते हैं और अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकते हैं। देखो, सार्वजनिक निगमों का क्या है कि ये जो सार्वजनिक निगम है, हमारा पब्लिक ऑपरेशंस, ये लोग क्या करते हैं कि इनका खुद का एक अपना अस्तित्व है। ठीक है, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपने नाम पे संपत्ति रख सकती है, और जितने भी अन्य हमारे जो भी सार्वजनिक निगम है उनके साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, अनुबंध कर सकती है, और उन पर मुकदमा भी कर सकती है, और इन पर भी कोई भी मुकदमा कर सकता है। इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारों से संयुक्त रूप से द्वारा प्रदान की जाती है। इनको जो कैपिटल जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है, अर्थात ये निगम पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होता है। देखो, इनको जो देख रेख करता है, ये कौन करता है, सरकार द्वारा करा जाता है। लेकिन ये जनता से उधार लेने का अधिकार होता है, लेकिन ये जनता से उधार ले सकती है। ठीक है, विभागीय संगठनों वाले उपकरणों के विपरीत निगम के आय या व्यय सरकार के वार्षिक बजट में नहीं दिखाए जाते। कह रहे हैं कि विभागीय संगठनों वाले जितने भी हमारे उपकरण होते हैं, इनके विपरीत, विभागीय संगठनों वाले जो उपकरण के विपरीत हमारे ये जो निगम है, इन निगमों के जो भी खर्च या लॉस होते हैं, जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, ये सरकार की बजट में इनको नहीं दिखाने पड़ते, इनको सरकार को शो नहीं करना पड़ता। अब आपके दिखा रहे भारत में मुख्य सार्वजनिक निगम आपके जैसे आ रहे हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय भंडार निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय एयरलाइंस, एयर इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। ये ऐसे आपके निगम है जो काम तो गवर्नमेंट के लिए करती है, गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड होती है, लेकिन इनको अगर कोई भी प्रॉफिट या कुछ भी आपको लॉस वगैरह जो होता है, तो इनको जो बजट होता है ये गवर्नमेंट को संसद में नहीं दिखाना पड़ता, इनको शो अप नहीं करना पड़ता। ये जो निगम होती है जनता से कैपिटल ले सकती है, जनता से भी पूंजी ले सकती है, और क्या कहते हैं, सरकार भी इनमें इस्टेब्लिश करने के लिए पूंजी लगाती है। ठीक है, सार्वजनिक निगमों की विशेषता, क्या क्या फायदे, फीचर्स ऑफ पब्लिक ऑपरेशंस। स्थापना, इनकी स्थापना संसद अथवा राज्य विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसको जो स्टैब्लिश करने का जो हमारा स्टैब्लिश करता है वो कौन करता है, संसद करती है, और राज्य विधानसभा के जो भी अधिनियम बनाए जाते हैं उन अधिनियमों को फॉलो करके इसको स्टैब्लिश करा जाता है। विदाउट अधिनियम के, विदाउट रूल्स रेगुलेशंस के इसको हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनरशिप जो होता है, स्वामित्व, निम्नता पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होता है, ये भी सरकार इसको देख रेख करती है, सरकार इसको चलाती है। ठीक है, प्रबंध, मैनेजमेंट कौन करता है, निगमों का प्रबंध सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा किया जाता है। मतलब सरकार ने जो भी हमारा नॉमिनी पेश किया, जिसको भी रखा है, उसके द्वारा ही इसमें मैनेजमेंट करा जाएगा। वित्त व्यवस्था, इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन आवश्यक पड़े तो इन्हें जनता से उधार लेने का अधिकार है। देखो क्या कह रहा है कि इनकी जो भी वित्त व्यवस्था जो होती है वह सरकार द्वारा करी जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ता है तो ये जनता से उधार लेने का इनको पूरी तरीके से अधिकार है। नियुक्तियां, कर्मचारी की नियुक्तियां पारिश्रमिक के लिए निगमों के स्वयं के नियम होते हैं, सेवा शर्तें संचालक मंडल द्वारा निश्चित की जाती है। देखो कह रहा है कर्मचारी की नियुक्ति और जो भी पारिश्रमिक के लिए इन निगमों के खुद के नियम होते हैं कि कर्मचारी को कैसे नियुक्त करना है, किस किस रोल के अकॉर्डिंग इनको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एग्ज़ाम या उसमें आपको जाके फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपको डिसीजन दिया जाएगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हो या नहीं हो। लेकिन ये जो होते हैं इनके खुद के नियम वगैरह होते हैं, इनके नियमों के अकॉर्डिंग आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, इनकी सेवा शर्तें जो होती है वो संचालक मंडल द्वारा निश्चित की जाती है कि कौन कौन सी सेवा शर्तें हैं। निगमों के कर्मचारी विभागीय उपकरण की भांति सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इन निगमों के जो कर्मचारी होते हैं वह सरकार के कर्मचारी नहीं माने जाते। ठीक है, जैसे विभागीय उपकरण के सरकारी कर्मचारी माने जाते थे। प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इनका प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात ये अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकती है, अन्य पक्षकारों से भी अनुबंध कर सकती है, मुकदमा कर सकते हैं, इन पर भी मुकदमा किया जा
सकता है। ठीक है, प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है, निगमों में किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अधिनियमों के द्वारा इन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती है इनका प्रयोग करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट इतना इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, इस वजह से अधिनियमों के द्वारा इन्हें जो भी शक्तियाँ प्राप्त होती है उनका प्रयोग ये पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। सार्वजनिक निगमों के क्या लाभ, मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस, क्या क्या लाभ है इनको। पहला, संचालन में स्वतंत्रता। सार्वजनिक निगमों के संचालन में किसी तरह की सरकारी हस्तक्षेप नहीं होती है। ठीक है, शीघ्र निर्णय ले सकता है, अनावश्यक औपचारिकता लाल फीताशाही ना होने के कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कुशल प्रबंधन। निगमों के संचालन मंडालन में सरकार द्वारा श्रमिकों व उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पेशेवर प्रबंधकों को मनोनीत किया जाता है। देखो क्या कह रहा है कि जो भी निगम के जो संचालक मंडल में सरकार द्वारा जो भी श्रमिक या उपभोक्ताओं के लिए जो भी क्या कहते हैं हमारा प्रतिनिधि जो भी चुना गया है मैनेजमेंट करने के लिए, वही इसको क्या कहते हैं चलाएगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कर्मचारी को पर्याप्त पारिश्रमिक व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या है कि जो भी हमारे सरकार के जो भी हमारे कर्मचारी है, जो भी हमारा उसका जो काम वगैरह कर रहा है उसको जो पारिश्रमिक मिलेगा वो सारी सुविधा इनको दी जाएगी। ठीक है, परिणाम तक कुशल प्रबंधन संभव होता है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है बहुत ही अच्छा दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं समाज सेवा उद्देश्य होता है इनका। समाज सेवा निगमों का मुख्य एवं लाभ गौण उद्देश्य होता है। मतलब इनका जो होता है मेन जो होता है इनका और क्या कहते हैं लाभ होता है। ठीक है, मेन एवं लाभ गौण उद्देश्य होता है। उदाहरणतः निगमों द्वारा प्रदान की जाने सेवाओं पर तो लाभ लिया ही नहीं जाता या नाम मात्र का लाभ लिया जाता है। देखो क्या कह रहा है कि समाज सेवा निगमों का मुख्य एवं लाभ जो होता है गौण उद्देश्य होता है। ठीक है, मेन जो इनका लाभ है वो हमारा क्या कहते हैं मेन जो होता है इनका लाभ है। ठीक है, और दूसरा हमारा इनको बोल सकते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइड के लिए भी काम करते हैं, लेकिन निगमों द्वारा जो प्रदान की गई जो सर्विसेज होती है लाभ, तो उनको कहा जाता है कि लाभ है लेकिन लाभ नहीं होता उनको। ठीक है, और लाभ लिया ही नहीं जाता, एक तरीके से नाम मात्र का इनको लाभ बोला जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं समाज के हितों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। निगम अपनी गतिविधियों के लिए संसद, राज्य, विधानसभा सभी के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, जवाबदेही से बचने के लिए निगम जनता के धन का अधिकतम सदुपयोग करते हैं। परिणामतः समाज के हित की सुरक्षित रहते। देखो क्या कह रहा है कि जो भी निगम जो होते हैं वो अपनी गतिविधियों के लिए राज्य, विधानसभा इन सब चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ता है इनको। ठीक है, अगर कभी कभार इनकी गलती हो जाती है जवाबदेही में या कोई गलत रिकॉर्ड लोग दिखा देते हैं तो जवाबदेही से लोग बचने के लिए क्या करते हैं धन का अधिक सदुपयोग करते हैं। और सदुपयोग करने से क्या होता है परिणामतः ये समाज के हित की सुरक्षा को दिखाते हैं कि हम सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा समाज की प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक निगमों की सीमाएँ क्या क्या इनकी लिमिटेशंस है। अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता, ये कहना कि निगमों का संचालन में स्वतंत्रता होती है मात्र थ्योरी की बात है। देखो क्या कह रहा है कि संचालन मतलब इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्वतंत्रता, बल ये कहने की बात है, ये सिर्फ लिखने की बात है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, पूरी तरीके से होता है, क्योंकि इसको इस्टाब्लिश करने में ही गवर्नमेंट अपना हाथ दे रही है, गवर्नमेंट इस्टाब्लिश करी, गवर्नमेंट ही कैपिटल लगा रही है, तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट के अंदर ही आता है हमारा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है हमारा प्रतियोगिता भावना की कमी हो जाती है। प्रतियोगिता की कमी व मुख्य उद्देश्य लाभ ना होने के कारण ये अपनी गतिविधियों में लापरवाही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके में कंपटीशन नहीं होता किसी तरीके की। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं काम को धीरे धीरे करते हैं, लापरवाही करते हैं, इस वजह से इनको कोई भी लाभ नहीं होता। ठीक है, इनका लाभ का उद्देश्य ही नहीं होता, इससे हानि की संभावना इनकी बनी रहती है। थर्ड पॉइंट कहते हैं सेवा उद्देश्यों को अनदेखा करना। संचालक मंडल के सदस्य अपनी शक्तियों का उपयोग सामाजिक हित में कम और व्यक्तिगत हित में अधिक करते हैं। व्यक्तिगत मतलब इनके हित में क्या कि अपने लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक हित को नहीं देखते, तो इस वजह से इनका सेवा उद्देश्य मात्र एक दिखावा की तरह रह जाता है। अब यहाँ पे क्या है सार्वजनिक निगमों की उपयोगिता क्या कह रहा है हमारा, जहाँ अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो कि जो भी हमारा यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे सार्वजनिक हित सर्वोपरि मतलब सार्वजनिक मतलब कहते हैं सरकार का जो हित है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा सरकारी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, जो गवर्नमेंट कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, गवर्नमेंट में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सरकारी कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से जिसका चुकता अंश पूंजी पेड ऑफ शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक अधिक राज्य सरकारों के पास हो। देखो क्या कह रहा है कि जो भी सरकारी कंपनी अगर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंपनी
के लिए हमारा पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल, आपको कैपिटल के बारे में पता होगा कि आधा जो होता है जब हमें कंपनी को ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए शेयर, तो वो क्या करती है पैसों की नीड्स को पूरा करने के लिए मार्केट में शेयर देती है। तो वो पर शेयर जो होते हैं वो उनके रेट के अकॉर्डिंग होता है। जब पब्लिक उनके शेयर्स को खरीदती है, खरीदने के बाद उनको पैसे मिलते हैं कंपनी को, तो कंपनी जब उनको फ़ायदा होता है तो उनको शेयर्स के बदले उनको प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि कम से कम 51% भाग जो है शेयर का वो किसके पास होना चाहिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, या अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो, ठीक है। 51% होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह सरकार उपक्रम में एक मुख्य अंशधारी बन जाते हैं। इस वजह से जो सरकारी उपक्रम में एंटरप्राइज में ये लोग जो होते हैं मुख्य अंशधारी माने जाते हैं, शायद शेयर होल्डर माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इनको फ़ायदा होता है तो ये उनका प्रॉफिट का पर जो भी परसेंट होगा वो इनको ये लोग लेते हैं, ठीक है। तथा ऊपर से संबंधित मंत्रालय द्वारा अथवा कैबिनेट की या राज्य के प्रमुख के माध्यम ये एक अंशधारी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। देखो क्या कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि हमारे पास इस तरह सरकार उपकरण में एक मुख्य अंशधारी बन जाती है तथा उपकरण से संबंधित मंत्रालय, मतलब उपकरण से संबंधित जो भी डिसीजन वगैरह जो भी होता है वो हमारा कौन करता है, मंत्रालय अथवा कैबिनेट या राज्य के प्रमुख के माध्यम से जो एक अंशधारी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। अंशधारी मतलब जो शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसने शेयर्स लगाया है, ठीक है, वो भी इसको देख सकती है, ठीक है, जिसने उसके क्या कहते हैं कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में अपना शेयर्स लगाकर काम करा है, ठीक है। तथा आपको यदि स्थानीय सरकारों अथवा निगमों द्वारा अंश पूंजी का 51% या अधिक हिस्सा प्राप्त कर लिया जाए तो संबंधित उपकरण को सरकारी कंपनी नहीं माना जाएगा। देखो क्या कर रहा है कि या तो स्थानीय सरकार या अथवा या निगमों द्वारा, जो हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, उन निगमों द्वारा अगर अंश पूंजी का 51% या उससे अधिक हिस्सा ये लोग प्राप्त कर लेते हैं तो उससे संबंधित जो भी हमारा सरकारी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे वो सरकारी कंपनी नहीं होगी हमारी, ठीक है। इनका पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। इन कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा किस अधिनियम के अंतर्गत होगा, 1956 के अंतर्गत होगा, ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। सरकारी कंपनी दो प्रकार की होती है। पहला आता है होली ऑन पूर्ण स्वामित्व वाली, मतलब पूरी तरीके से जिसमें सरकार का डायरेक्शन हो, सरकार ही इसको इस्टेब्लिश करिए, सरकार का ही पैसा हो इसमें, ठीक है, जिनका संपूर्ण अंश पूंजी सरकार के पास होता है। देखो इसका जो कैपिटल होता है, इसका जो पेड ऑफ शेयर कैपिटल होता है, अंश पूंजी जो होता है किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, ठीक है। दूसरा आता है मिश्रित स्वामित्व वाली, मिक्स ऑनरशिप, सरकारी कंपनी जिनका अंश पूंजी में सरकार व जनता दोनों की भागीदारी होती है। इसको हम कहते हैं कि सरकार ने भी शेयर्स लगाए हैं और पब्लिक से भी वो शेयर्स को क्या कहते हैं ले रही है, तो इस वजह से क्या है कि दोनों इसमें अपना क्या कहते हैं पैसा लगा रहे हैं, तो ये ऑनरशिप हो जाती है, ठीक है, कि पब्लिक का भी इसमें हाथ है, ठीक है। अब जैसे कि आपको दे रखा है मुख्य भारत में मुख्य सरकारी कंपनी निम्न, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारतीय राजकीय व्यापार निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एयर क्रॉफ्ट लिमिटेड, मैसूर शुगर कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो है लिमिटेड और कंपनी वगैरह दे रखी है जो सरकारी कंपनी है हमारी, ठीक है। सरकारी कंपनी की क्या फ़ायदे, क्या विशेषता है इसकी। पहली स्थापना फॉर्मेशन, इनकी स्थापना निजी क्षेत्र की कंपनियों की भांति भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होती है। क्या कह रहा है कि इनको जो इस्टेब्लिश करने, जिस तरीके से हम प्राइवेट कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें कंपनी अधिनियम 1956 के जो रूल्स रेगुलेशन है उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। यदि सरकार चाहे तो किसी प्रावधान के संबंध में इन्हें छूट दे सकती है। देखो अगर सरकार चाहे किसी रूल्स रेगुलेशन में तो थोड़ी बहुत छूट दे सकती है, लेकिन ये छूट संसद द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। लेकिन ये छूट जो सरकार दे रही है ये संसद द्वारा पास आउट होना चाहिए, संसद इसको पता होना चाहिए। तो अगर संसद ने इस छूट को आगे प्रोवाइड करा, संसद ने अगर हाँ कहा तभी जाके इस छूट को का लाभ ये उठा सकते, अदरवाइज नहीं उठा सकते, ठीक है। सेकंड कहता है स्वामित्व ऑनरशिप, इनकी चुकता अंश पूंजी जो होते हैं पेड ऑफ शेयर कैपिटल का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या सरकार अथवा अंशतः केंद्रीय और एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होना चाहिए। अगर 51% से ज़्यादा हमारे एंटरप्राइज के पास हुई तो ये हमारी जो कंपनी होगी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है।
मैनेजमेंट जो होता है प्रबंध, इनका प्रबंध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है कि इसका जो भी क्या कहते हैं चलाएंगे, इसको किस तरीके से कंपनी को हैंडल करेंगे, ये जो भी करेंगे ये कौन करेगा, हमारा संचालक मंडल। ठीक है। सरकार की स्वामित्व में अधिकतम भागीदारी होने के कारण अधिक संचालक सरकार द्वारा ही नियुक्ति किए जाते हैं, परंतु निजी व्यक्ति की भी संचालक हो सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि सरकार के सरकार का इस पर ज़्यादा अधिकार होता है, सरकार का ज़्यादा भागीदारी होता है, तो इस वजह से इसको जो भी डायरेक्शन करता है वो संचालक द्वारा करा जाता है। लेकिन निजी व्यक्ति भी संचालक हो सकते हैं, निजी व्यक्ति भी इसमें क्या कहते हैं मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है। वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग, ये कंपनी सरकार व जनता दोनों से वित्त प्राप्त कर सकती है, क्योंकि जब जनता इसमें क्या कहते हैं हमारा निजी जो भी हमारे क्या कहते हैं जनता इसमें कैपिटल लगा रही है, जनता भी इसमें ऑनरशिप दे रही है, तो इसको संचालक करने के लिए भी निजी व्यक्ति अपना हाथ दे सकता है। ठीक है। तो इसीलिए सरकार व जनता दोनों से ये वित्त प्राप्त कर सकती है। नियुक्तियाँ, इन कंपनियों में नियुक्ति प्रक्रिया कंपनी द्वारा स्वयं की सेवा शर्तों के अधीन की जाती है। अगर इसमें किसी को जॉब चाहिए या इसमें कोई इन्वॉल्व होना चाहता है तो सरकारी कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर हम जुड़ सकते हैं। ठीक है। इनके कर्मचारी विभागीय उपकरणों की भांति सरकारी कर्मचारी नहीं होते। जिस तरीके से हमारे विभागीय उपकरण में डिपार्टमेंट एंटरप्राइज में हमारे क्या होते थे कि सरकार के कर्मचारी माने जाते थे, लेकिन इसमें सरकार के कर्मचारी नहीं होंगे। ठीक है। छठा पॉइंट कहता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, अर्थात अपने नाम में संपत्ति खरीद सकती है, अन्य पक्षकारों से अनुबंध कर सकती है। देखो क्या कह रहा है कि अपने नाम पे संपत्ति को खरीद सकती है, कोई भी एसेट खरीद सकती है। ठीक है। अन्य पक्षकारों से भी एग्रीमेंट कर सकती है और उन क्या कहते हैं पक्षकारों पर वो मुकदमा भी कर सकती है, सूट फाइल भी कर सकती है, और इन पर भी कोई भी कंपनी जो होता है वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है। प्रशासनिक स्वतंत्र होते हैं। सरकारी कंपनी को पूरी प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है, ये अपनी आंतरिक प्रबंध व्यवस्था संबंधित स्वयं के नियम बना सकती है। ठीक है। ये खुद के रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। इनको एस्टैब्लिश करने के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक स्वतंत्रता मिली होती है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करती है एक तरीके से। ठीक है। सरकारी कंपनियों के लाभ, क्या क्या लाभ है इनके, मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, कम सरल स्थापना, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश होती है, तो इस वजह से क्या है कि इनको कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को डॉक्यूमेंटलाइजेशन या इनको कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता। इनकी स्थापना के लिए किसी विशेष अधिनियम को पास करने की आवश्यकता नहीं होती। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालन करने पर इनका पंजीकरण हो जाता है, कि जब कंपनी अधिनियम 1956 को फॉलो करती है तो इनका पंजीकरण उसी टाइम हो जाता है। ठीक है। संचालन में स्वतंत्रता, सरकारी हस्तक्षेप ना होने के कारण सरकारी कंपनी अपनी गतिविधियों का संचालन स्वतंत्रतापूर्वक कर सकती है। ठीक है। लोकशीलता, आवश्यक पड़ने पर या नियमों में तुरंत बिना किसी कठिनाई के भी परिवर्तन कर सकती है। शीघ्र निर्णय ले लेती है। अनावश्यक औपचारिकता, लाल फीताशाही न होने के कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। सरल वित्त व्यवस्था होती है। इन्हें अपनी वित्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, चाहे तो जनता से पूंजी अथवा ऋण के रूप में वित्त ले सकती है। ठीक है। पूंजी और ऋण, आपको पता होगा कि पूंजी मतलब कैपिटल ले सकती है, और ऋण और लोन के थ्रू में भी ये वित्त को क्या कहते हैं इजी फाइनेंसिंग कर सकती है। ठीक है। निजी भागीदारी का लाभ, का सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकती है, मतलब इसमें प्राइवेट क्या कहते हैं कंपनी जो होती है वो भी जो है इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र के पेशेवर प्रबंधकों के संचालक मंडल में सम्मिलित करके उनकी विशेषता का लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारे प्राइवेट क्या कहते हैं निजी क्षेत्र है, जब उनके क्षेत्र के जो मैनेजर होते हैं वो प्राइवेट क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी में जुड़कर उनके जितने भी मैनेजर जो होते हैं, जो भी उनको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट जो होता है वो उनके विशेषज्ञों का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है। लाभ उठा सकता है। सरकारी कंपनियों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, क्या क्या लिमिटेशन है इसके, अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता, देखो इनकम्प्लीट ऑपरेशंस ऑटोनोमस। सरकारी कंपनियों के संचालन मंडल में अधिकांश संचालक सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। देखो इनको चलाने के लिए सरकार का डायरेक्शन होता है। ये लोग विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से लिए जाते हैं, और इनको जो होता है सरकारी अलग अलग मंत्रालय से इनको लिए जाते हैं। विभिन्न मंत्रालय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कंपनी के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि विभिन्न जो अलग अलग मंत्रालय द्वारा जो भी प्रतिनिधि जाते हैं, ये प्रतिनिधि कंपनी के संचालन में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, हाथ डालते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उन्हें पूर्ण संचालन स्वतंत्रता नहीं होते। लाभ में तो बोला गया, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है।
सेकंड पॉइंट कहते हैं नीतियों में स्थायित्व नहीं। इनमें नीतियाँ का सरकारी कंपनियों के चेयरमैन बनने उच्च अधिकारियों में जल्दी परिवर्तन करने से नीतियों में स्थायित्व नहीं रहती, क्योंकि लोग बार बार डिसीजन चेंज करते रहते हैं, बार बार पॉलिसी चेंज करते रहते हैं, तो ये लोग एक पॉलिसी पे नहीं टिकते। तो इस वजह से इनकी जो पॉलिसी होती है वो स्थायित्व नहीं रहती। हर नया व्यक्ति अपने अनुसार कंपनी को चलाना चाहता है कि जब इनमें चेयरमैन या उच्च अधिकारियों में क्या कहते हैं चेंजेस आने लगते हैं, बार बार बदलाव होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हर चेयरमैन या उच्च अधिकारी अपने अपने डिसीजन वगैरह बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार बार बार नीतियाँ परिवर्तन कंपनी के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाते। पेशेवर कुशलता की कमी होती है। कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए पेशेवर कुशलता की आवश्यकता होती है। प्राय यहाँ कुशलता सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों में नहीं होता, ठीक है। सरकार ने जो मनोनीत संचालक चुने हैं उनमें जो होता है कुशलता की कमी होती है। परिणामतः कंपनी एक व्यावसायिक उपकरण के स्थान पर सरकारी विभाग बनकर रह जाती है, कि मतलब एक व्यावसायिक उपकरण के स्थान पर क्या होता है कि सरकारी विभाग जो हमारा डिपार्टमेंट बनकर रह जाती है। सिर्फ सार्वजनिक जवाबदेही का डर होता है इन्हें। सरकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। देखो क्या करें कि जो भी सरकारी कंपनी का जो भी वार्षिक रिपोर्ट है हमारा वो कहाँ प्रस्तुत करा जाता है, संसद में, ठीक है। संसद में आलोचना के डर से इनके उच्च प्रबंधक जोखिम वाले निर्णय नहीं लेते, क्योंकि जब इन्हें पता है कि अगर ये ज़्यादा जोखिम लेंगे तो अगर इन्हें हानि हो जाता है तो इनको उसका जवाब देना पड़ता है। तो इस वजह से क्या करते हैं कि ये लोग मैनेजमेंट जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिक्सी वाले काम नहीं लेते, जबकि व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। कि जबकि बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए हमें ऊंचे तरीके के हाई लेवल रिस्क को भी लेना पड़ता है, तभी जाके प्रॉफिट अर्निंग होती है। तो ये कंपनी जो होती है इनसे पिछड़ जाती है। सरकारी कंपनियों की उपयोगिता, क्या क्या उपयोगिता है। पहला, जहां सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी की आवश्यकता हो, ठीक है। यहाँ पे निजी भागीदारी का भी होना बहुत ज़रूरी है। जहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना हो, जैसे भारतीय राजकीय व्यापार निगम, आर्थिक गतिविधि मतलब इकोनॉमी को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ विभिन्न पक्षकारों का हित खतरे में हो, जैसे सरकार ने कर्मचारी, विक्रेता व जनता के हित में स्वदेशी कॉटन, ठीक है, मिल्स के अधिकांश अंश क्रय कर लिए थे। जहाँ सरकार की इच्छा एक नए उपकरण को स्थापित करके निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के लिए, क्या करें कि सरकार की एक ऐसी इच्छा हो जहाँ पे नए उपकरण इस्टेब्लिश करे जाए और जो क्या कहते हैं हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं हाथ डाला जाए, ठीक है। तो सरकारी कंपनी की ये हमारी उपयोगिता दी गई है। अब आपके जो है विभिन्न सार्वजनिक उपकरणों की तुलनात्मक अध्ययन, एग्जाम में जो ज़्यादातर आप जो टॉपिक आता है वो आपका डिफेंस में आता है, ठीक है। तो इसमें आपका दे रखा है विभागीय उपकरण, सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनी। तो जो आपने अभी तक तीनों डिपार्टमेंट के अंदर आपने पढ़े हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स, पब्लिक ऑपरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, क्या किस तरीके से काम करती है आप उनके बारे में इसमें लिख सकते हैं। आप खुद से डिफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ इस डिफरेंस को पढ़ोगे तो उसके बाद ही आप बनाओगे, नहीं, आप खुद से डिफरेंस को बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आते हैं मोस्टली 6 नंबर के आते हैं एग्जाम में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप जो आपने वहाँ पे पढ़ा है आप वही उसी डिफरेंस को आप खुद से बना के लिख सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी को पढ़ो और इसी को लिखो, ठीक है। सार्वजनिक एवं निजी उपकरणों में अंतर, तो ये आपका आ गया सार्वजनिक उपकरण और ये आपका निजी उपकरण, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर सेम, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, निजी उपकरण और सार्वजनिक उपकरण, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैंने आपने पढ़ा है, तो ये भी आपका 4 नंबर के थ्रू आएगा। तो ये 4 नंबर और 6 नंबर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। आप अपना जो भी चैप्टर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, आपको डिफरेंस बनाने की जरूरत या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खुद से लिख सकते हैं इस डिफरेंस को। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा होगा मिश्रित क्षेत्र। मिश्रित क्षेत्र क्या है हमारा, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, मिश्रित क्षेत्र के प्रादुर्भाव का आधार, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार है। देखो क्या कह रहा है कि मिश्रित क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर किसे कहते हैं, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसमें मिश्रित क्षेत्र का प्रादुर्भाव का आधार बनाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी का विचार। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें हमारा गवर्नमेंट भी हो और प्राइवेट भी हो, ठीक है। भारत में मिश्रित क्षेत्र की आवश्यकता सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में ये कहते हुए प्रस्तुत की गई कि सार्वजनिक हित के उपकरणों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा उनकी अंश पूंजी में भागीदारी करनी चाहिए। देखो क्या कहता है कि 1956 में एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें हमारा ये कहा गया था कि सार्वजनिक हित के उपकरणों का जो भी अगर हमें विकास करना है उसके लिए सरकार का 51% भाग जो है सरकार के हाथ में होना चाहिए, किसका, पेड और शेयर कैपिटल का, ठीक है, अंश पूंजी का।
तो साधारण शब्दों में हम ये कहें कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी को मिश्रित क्षेत्र कहा जाता है। क्या करें कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र, जो भी निजी क्षेत्र, ठीक है, जॉइंट सेक्टर हम तब कहेंगे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के मध्य जो भी पार्टनरशिप हो रही है, जो भी साझेदारी हो रही है इनके बीच में, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों जॉइंट सेक्टर है, ठीक है। और इस तरह के उपकरणों का प्रबंध एवं संचालन निजी क्षेत्र के हाथों में होता है, लेकिन सरकार संचालन मंडल में अपने प्रतिनिधि मनोनीत करके इन पर नियंत्रण करती है, क्योंकि दोनों जो होंगे इनको डायरेक्शन देंगे, दोनों इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो उपकरण होते हैं इनमें जो मैनेजमेंट होता है, वो संचालक जो होता है, जो भी इसको चलाता है, वो कौन चलाता है, हमारा निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। लेकिन सरकार ने जो भी अपने नॉमिनी को इंक्लूड करा, वो नॉमिनी इसको क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, ठीक है। केंद्र सरकार के निर्देशन के अनुसार इन कंपनियों में अंश पूंजी का बंटवारा निम्न प्रकार से होता है कि जो भी हमारा केंद्र सरकार ने हमारा बोला गया है कि इन कंपनियों में जो अंश पूंजी का जो बंटवारा होगा वो अलग तरीके से होगा। तो जैसे सरकार का 26% जो होता है इसमें शेयर कैपिटल होना चाहिए, निजी उपकरण का 25 होना चाहिए, जनता का जो होना चाहिए हमारा 49% होना चाहिए, तब जाके हमारा ये मिक्स इकोनॉमी जो होगा वो अपनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह रहा है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। विदाउट मेंशन करें मैं आपको डाउट्स को नहीं समझ सकती, तो इस वजह से आप मुझे ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। और भी अगर किसी चैप्टर्स के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले एंड मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो आपके लिए ला सकूँ और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।